बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इस चैप्टर में आज के टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस जो हैं और रेंज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो अपने असल टॉपिक की तरफ आने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल मोहम्मद रिजवान शेख सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके, और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे इस्तेफ़ादा उठा सकें या फ़ायदा हासिल कर सकें। अब सबसे पहले हमने इसमें फंक्शंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको बाकी आसान अल्फाज में उसको देखेंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए और वो नॉन एम्प्टी हों। देन अ फंक्शन एफ इज़ अ रूल, तो फंक्शन एफ एक रूल का नाम है। अब इस रूल की जगह पर बहुत सारे और अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इस रूल की जगह हम और अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं और उन अल्फाज को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसकी जगह मैपिंग भी आ सकता है, वे भी आ सकता है, मेथड भी आ सकता है, टेक्निक भी आ सकता है, करस्पॉन्डेंस भी आ सकता है। तो इस जगह पर देन एफ इज़ अ रूल की जगह हम कह सकते हैं देन एफ इज़ अ मेथड, एफ इज़ अ वे, एफ इज़ अ मैपिंग, एफ इज़ अ टेक्निक, एफ इज़ अ मेथड, इस तरह एफ इज़ अ करस्पॉन्डेंस। तो इस रूल की जगह हम इसके जो और अल्फाज हैं, सिनोनिम्स जो हैं, मुतरादिफ अल्फाज और भी यूज़ किए जा सकते हैं। एफ इज़ अ रूल बाई विच we can assign to each element of set A, सेट A के हर एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है जी। सेट A के हर एलिमेंट को हम इस रूल की मदद से क्या करते हैं, सेट A के B के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलाते हैं। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। तो ये सिंबॉलिकली इसको लिखने का तरीका है। इसको हम पढ़ते क्या है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to B। तो ये तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझने के लिए तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, उनको देखते हैं हम कि इफ़ वी स्टार्ट ऑफ विद एन इनपुट, कि हमारे पास कोई इनपुट हो and we apply a function, we get an output। कि हमारे पास कोई इनपुट है, उस इनपुट के ऊपर कोई फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कोई मेथड, कोई रूल अप्लाई कर रहे हैं, और उस रूल को अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाती है, ठीक है। इस आम सा रूल है ना कि कोई हमारे पास इनपुट हो, उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करें हम, उस फंक्शन को अप्लाई करने के नतीजे में हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। मिसाल के तौर पर वी हैव अ फंक्शन दैट एडिट 5 टू एनी नंबर, यानी कि हम किसी भी नंबर पर हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं। उस फंक्शन को अप्लाई करने का इफेक्ट क्या है कि वो पहले से मौजूद नंबर में 5 ऐड कर देता है। एक हमने फंक्शन अप्लाई किया, उस फंक्शन का रिजल्ट क्या है कि जो नंबर पहले से मौजूद है
उसमें 5 ऐड हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी नंबर -2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करें तो जो रूल हमने डिफाइन किया है उस रूल के मुताबिक 5 इस नंबर में ऐड होगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर हो -1 तो जब इस पर फंक्शन अप्लाई होगा तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया है कि जो भी नंबर है उस नंबर में 5 ऐड होगा। इसी तरह अगर नंबर हो 0, फंक्शन अप्लाई होने के बाद वो नंबर क्या हो जाएगा, 5, फिर 0 + 5 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर हो x तो फिर जब हम उसमें 5 ऐड करेंगे यानी कि फंक्शन अप्लाई करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, x + 5। ठीक है जी। तो इसको लिखने का जो मैथमेटिकल मेथड है वो ये है कि f एक फंक्शन था जो x पर अप्लाई हुआ और इसको डिफाइन किस तरह किया गया था कि जो भी नंबर जिस नंबर पर f अप्लाई होगा उसमें 5 ऐड हो जाएगा। तब अब देखें हमने यहाँ लिखा हुआ है कि f एक फंक्शन है जो x पर अप्लाई हुआ है और उसको अप्लाई होने के नतीजे में क्या हुआ, उसमें 5 ऐड हो गया है। ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं मज़ीद। इसमें क्या है जनाब, नेक्स्ट देखें। यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई दी है कि यहाँ पर ये हमारे पास सेट A है, लेकिन नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये वाला सेट B है, अब देख रहे हैं इसमें भी एलिमेंट मौजूद है। तो f अब हमें क्या करता है, इस -2 के ऊपर अप्लाई हुआ। रूल क्या है कि जब f -2 पर अप्लाई होगा तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो ये 5 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, 3। इसी तरह -1 पर जब f अप्लाई हुआ तो रूल के मुताबिक 5 ऐड हो गया, आंसर आ गया 4। फिर 0 पर f अप्लाई हुआ, ठीक है जी, तो रूल क्या है, 5 ऐड होना है, 0 + 5 5 हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 1 के ऊपर f अप्लाई हुआ, ठीक है, रूल के मुताबिक 5 ऐड हुआ, 6 आ गया। तो ये इस तरीके से चल रहा है ना। तो हमारे पास अब देख लेंगे ये जो हमारे पास पहला सेट है, ए सेट, ये हमारा डोमेन है और f जो है अप्लाई होने के बाद जो दूसरा सेट हमारे पास है वो क्या है, रेंज है। तो ये चीज़ें, इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो अब इसके बाद आप देखें जी नेक्स्ट के सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि f जो है एक रिलेशन है, कहाँ से, इनपुट्स और उस इनपुट के नतीजे में जो भी पॉसिबल आउटपुट है। ठीक है जी, इनपुट और आउटपुट का एक रिलेशन है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं फंक्शन इनपुट और आउटपुट का एक रिलेशन है। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो मैंने बातें लिखी हुई हैं, इनको आप देखते हैं, इनको याद भी रखेंगे कि किसी भी फंक्शन की पॉइंट 1 जो है, किसी भी फंक्शन की जो इनपुट होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिलेट करते हैं किसी भी फंक्शन की इनपुट के साथ, और उस इनपुट को हम आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। ये पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और दूसरे पॉइंट में क्या है कि जो फंक्शन की आउटपुट है उसके साथ जिस वेरिएबल को हम रिलेट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इनपुट इंडिपेंडेंट होती है, आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट होती है। ये दूसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट जो है कि अब ये जो सेट ए है उसके एलिमेंट जो है वो क्या कराते हैं, फंक्शन की डोमेन बनाते हैं। ठीक,
चौथे पॉइंट में जो सेट है बी, दूसरा सेट, तो वो जो सेट बी है खुद, उस सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं किसी भी फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की आउटपुट वैल्यूज को हम कहते हैं रेंज। उसके बाद ये बात है कि आप जो डोमेन है वो पॉसिबल इनपुट्स हैं किसी भी फंक्शन की, तमाम इनपुट वैल्यूज क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। और इनपुट के नतीजे में, डोमेन के नतीजे में जो आउटपुट हमें मिलती है वो आउटपुट फंक्शन की रेंज होती है। किसी भी फंक्शन की इनपुट वैल्यू क्या कहलाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और उस डोमेन के नतीजे में जो हमें आउटपुट मिलती है वो तमाम वैल्यूज क्या बनाएंगी, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसमें आप देखें यहाँ पर, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने क्या करना है, कास फंक्शन की कोसाइन फंक्शन, जिसको हम कास कह रहे होते हैं, कास फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज बना दिया। ये फिगर आपके सामने है। यही फिगर जो है, इस फिगर की हेल्प से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट सर्कल आपके सामने है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसकी डोमेन, यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है 1 के इक्वल होता है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप देखें ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहा है। ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से ये बाउंड्री तक जो लेंथ है, ये रेडियस, तो ये ए पॉइंट हमने लिया हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली वैल्यू क्या है, सर्कल का रेडियस है, ये लेंथ, रेडियस 1 के इक्वल है। यहाँ पर ये x है ना, तो इसका मतलब x1 हो गया। तो a के कोऑर्डिनेट्स में x की जगह आ गया 1, और जो y है वो 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। और y 0 क्यों है, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है, तो इसलिए a के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 1 0। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं। अब ये देखें, ये वाली लेंथ सर्कल का रेडियस है, ठीक है जी, ये वाली लेंथ सर्कल का रेडियस। अब इसमें ये चीज़ किसको शो कर रही है, y को शो कर रही है। तो y 1 हो गया, और ये पॉइंट b कहाँ पर मौजूद है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है, तो x की जगह 0 आ गया, y की जगह 1 आ गया। तो ये हमारा पॉइंट b के हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब हम पॉइंट c के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये x हो गया। अब क्योंकि y एक्सिस की लेफ्ट साइड पर है, तो y एक्सिस की लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फिर x नेगेटिव 1 हो गया। और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, इसलिए y की जगह 0 आ गया। तो ये पॉइंट हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब हम पॉइंट d के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये और ये वाली लेंथ ये सर्कल का रेडियस है, इस केस में ये y है, और ये y कैसा, x एक्सिस से नीचे है ना, तो x एक्सिस से नीचे y जो है वो नेगेटिव होता है, और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, इसलिए x की जगह 0 आ गया, y की जगह नेगेटिव 1 आ गया। तो ये तो सर्कल, यूनिट सर्कल के मुताबिक हमने a b c d पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। उसके बाद अब हमने सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिया है p, इस p को हमने o से मिला दिया, ठीक है। तो ये सर्कल का रेडियस बन गया ये भी, तो OP यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, 1 के। उसके बाद P से हमने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है जी। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ y हो गई है, और ये भी ट्राइंगल बन गई है, ये बेस बन गई है x, और जो एंगल है वो थीटा है।
अब यहाँ पर जो बात है याद रखने वाली कि ये जो एंगल थीटा है ना, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन में है। एंगल थीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है, इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है, जो ऐसा एंगल जो ओरिजिन के ऊपर बने, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर मौजूद हो, ठीक है जी, वो पॉइंट जिस पर एंगल बनता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो वो वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन के ऊपर। और इनिशियल साइड जो एंगल की, आपको पता है एंगल की दो साइड्स होती हैं, एक इनिशियल साइड, दूसरी टर्मिनल साइड। तो जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये एंगल की इनिशियल साइड है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कहाँ बन रहा है वर्टेक्स, कहाँ पर है? ओरिजिन पर। तो ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और इनिशियल साइड जो एंगल की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तो ऐसा एंगल कहलाता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो यही बातें अब हम इसको देखते हैं। तो फिगर आपको समझ आ गई होगी, तो ये फिगर जो है मेन चीज़ है डोमेन और रेंज के लिए। तो बाकी सारा काम हमने इसी फिगर की मदद से करना है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने लिखा लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन ओ सच दैट एंगल ए ओ पी इक्वल टू थीटा इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन फ्रॉम फिगर वी नोट दैट। तब आप ये देखें, फिगर से ही हमने करना है। तब आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है कि लेट पी एक्स वाई, ठीक है जी, एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन ओ, ठीक, और एंगल ए ओ पी। तो ये देखिए, ये एंगल ए से ये ओ के ऊपर बन रहा है, ये पी ऐसे जा रहा ना, तो एंगल ए ओ पी थीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो हम क्योंकि cos थीटा के लिए काम कर रहे हैं, तो cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेस कितनी है? x, हाइपोटेनस कितना है? 1। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? x ओवर 1। तो यही चीज़ वहाँ पर हमने लिखी हुई है, cos थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, तो cos थीटा बराबर हो गया x ओवर 1। x बेस है, 1 हाइपोटेनस। तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया? cos थीटा के। तो अब आप फिर फिगर में देखें, ये जो x है, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर ये x की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है ये वाली हो सकती है, और वो क्या है? 1। ठीक है जी। इसी तरह x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो ये वाली हो सकती है। ठीक है, ये क्या है? -1। तो x जो है इस लाइन के गिर्द करने मूव कर रहा है। तो जो लाइन कहाँ से शुरू हो रही है? -1 से, एंड कहाँ पर हो रही है? +1 पर। तो इसकी x की जो वेरिएशन है वो -1 से शुरू होगी। अब -1 के राइट साइड पर जब हम आना शुरू करेंगे, x बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x -1 के इक्वल होगा या -1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि इस तरफ हमने मूव करना शुरू कर दिया x इसके राइट साइड पर, तो x बढ़ रहा होगा। इसी तरीके से जब हम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ सकते हैं? 1 तक, तो x 1 के इक्वल हो सकता है। और इस 1 के लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं अगर हम, तो x कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है -1 के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी। इसी तरह x की वैल्यू 1 से के इक्वल होगी या उससे लेस होगी, क्योंकि लेस का मतलब है 1 से लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं ना। इस तरह x ग्रेटर होने का मतलब, -1 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है? -1 के राइट पर मूव कर रहा है। और ये वेरिएशन -1 से 1 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इनके दरमियान में तो कोई वैल्यू आ सकती है, बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि सर्कल हमने लगा दिया, इसका मतलब हमने बाउंड्री लगा दी है। तो ये हमने देख लिया। तो यही बात हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? फॉर एनी रियल नंबर थीटा
there is only one and only one value of each x, that is one and only one value of each cos थीटा। तो cos थीटा जो है मतलब क्या है, किस चीज़ को वर्ड में बयान कर रहे हैं हम, ये जो है इस चीज़ को यहाँ पर आप देखें इसके बारे में लिखा गया, इसको हम वर्ड्स में बयान कर रहे हैं कि यहाँ थीटा को इनपुट के तौर पर, यहाँ थीटा इनपुट है निकाला, इस थीटा की जगह पर जब हम कोई भी वैल्यू पुट करें, मिसाल के पास 0 लेते हैं हम, तो cos 0 आ जाएगा 1 के। थीटा की जगह हम 90 ले लेते हैं, cos 90 0 हो जाएगा। थीटा की जगह पर 180 ले लेते हैं, cos 180 -1 हो जाएगा। तो यानी कि अगर थीटा को हम एक वैल्यू दे रहे हैं तो एक्स की भी एक ही वैल्यू आ रही है। यही बात लिखी हुई है कि हर थीटा के लिए एक वैल्यू है एक्स के लिए, ठीक है। तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो रही है। तो ये बात लिखिए, फॉर एनी रियल नंबर थीटा, किसी भी रियल नंबर थीटा के लिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एनी रियल नंबर थीटा का मतलब कि इनपुट के तौर पर तमाम रियल नंबर लिए जा सकते हैं। देयर इज ओनली वन एंड वन वैल्यू फॉर ईच एक्स। तो हर एक्स के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, हर एक्स के लिए एक ही वैल्यू आती है। अच्छा जी, तो अब हमने देखा कि हमारे पास क्या है ना, हर वैल्यू के लिए थीटा की हर वैल्यू के लिए हमारे पास एक एक्स आ रहा है। इसका मतलब है cos थीटा जो है वो थीटा का फंक्शन है। अब क्योंकि cos थीटा थीटा का फंक्शन है, अब क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं यूनिट सर्कल है, ठीक है जी। तो वो बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, एक्स की वेरिएशन वही लिखेंगे हम। तो एक्स जो है यहाँ से अब क्या देख रहे हैं, एक्स -1 के इक्वल है या -1 से ग्रेटर है। इसी तरह अब यहाँ से इस पोर्शन को देखें तो इसका मतलब क्या है, एक्स 1 के इक्वल है या 1 से लेस है, ठीक है जी। अब एक्स किसके बराबर हमने निकाला है, cos थीटा के, तो एक्स की जगह cos थीटा लिख दिया। अब थीटा जो है फंक्शन की क्या है, कोई भी रियल नंबर है ना। तो हमने देखा है कि थीटा को हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और इसका मतलब है थीटा क्योंकि यहाँ पर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इनपुट के लिए कोई भी रियल नंबर यहाँ यूज़ हो सकता है, तो इसलिए फंक्शन की जो डोमेन बन जाएगी, क्योंकि तमाम पॉसिबल इनपुट जो होती हैं वो फंक्शन की डोमेन बनाते हैं, इसलिए डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आउटपुट जो है इस इनपुट के लिए वो रेंज होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि आउटपुट जो है फंक्शन की cos थीटा की, क्या थीटा को यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा यानी कि cos थीटा जो बनेगा वो क्या होगा, -1 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। इसी तरह cos थीटा 1 के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। तो यानी कि जो रेंज है वो ये बनेगी -1 से लेकर 1 तक। तो ये हमने cos थीटा की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। तो अब हम sin थीटा की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। अब वही काम है जो ऑलरेडी आपने किया है। तो अब देखें वही फिगर बनी हुई है, अब सिर्फ क्या चेंज होगी कि अब हमने कि हमारे पास यूनिट सर्कल है, ठीक है। इस फिगर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो वही cos वाले फंक्शन को दोबारा देख लें, और बाकी काम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या लिखा था वहाँ पर कि P(x,y) be any point on the unit circle with center at O। तो यही बात हम लिखेंगे इसमें भी। उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ था cos थीटा, अब हमारे पास है साइन फंक्शन है ना, तो अब हम साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर y है सॉरी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, y/1 साइन थीटा। अब आप देख लें एंगल वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, सारा काम वही है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेन्यूज, ये लिख दिया हमने। यहाँ से y बराबर आ गया साइन थीटा के। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं वही चीज़ लिखी हुई हमने कि लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल with center at the origin O such that angle AOP equal to theta is in standard position. From figure we note that sin theta equal to y over 1, तो यहाँ से y बराबर हो गया sin थीटा के। अब y के बारे में आप फिगर से देख लें, तो जो y है हमारे पास फिगर में, ये चीज़ ये y है। अब आपको y की मिनिमम वैल्यू आप चेक करें तो वो -1 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब है y की वेरिएशन जो है वो क्या होगी, -1 से लेकर 1 तक जाएगी। y की वेरिएशन -1 से 1 तक होगी। ठीक है जी, तो यही बात नोट करने वाली है इसमें। तो अब यहाँ पर देख लें, फॉर एनी रियल नंबर थीटा देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच y। तो इस जुमले से हमें डोमेन का पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स होगी। तो यहाँ से आप देखें इस जगह से, तो यहाँ पर थीटा की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसके नतीजे में सिर्फ y की एक ही वैल्यू आएगी। जैसे थीटा को 0 ले लें मसलन, तो मैं वो वैल्यूज लिख रहा हूँ जिसकी वैल्यूज हमें ज़बानी याद होती है ना। थीटा को 0 लिया तो साइन 0 0 के बराबर हो गया। थीटा को आपने 90 लिया तो ये 1 के बराबर हो गया। थीटा को आपने 180 ले लिया तो साइन 180 0 के बराबर होता है। इसी तरह थीटा को आपने 270 ले लिया तो साइन 270 -1 के बराबर होता है। तो ये सारा काम इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब जो है इसका मतलब हमें डोमेन का तो पता चल गया और रेंज का भी पता चल गया देखा जाए तो ये सारी बातें भी पुरानी हैं, इनको आप देख लेंगे। अब y की वेरिएशन क्या हो गई, ये हो गई -1 से x, y जो है -1 से इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। एक बात, दूसरी बात क्या यहाँ लिखी हुई है कि y जो है -1 के इक्वल है या उससे लेस है। तो y किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो साइन थीटा है ये हमारा क्या, यहाँ से हमें रेंज बताएगा ना। थीटा यहाँ पर इनपुट है और इनपुट के तौर पर हम एनी रियल नंबर ले सकते हैं। तो इसका मतलब है जो डोमेन हो गई साइन थीटा की वो सेट ऑफ रियल नंबर हो गए। और साइन थीटा की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक, यानी कि आउटपुट जो है वो ये वाली है -1 से 1 तक। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल हमने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है रेंज जो है साइन थीटा की -1 से 1 तक हो गई है। तो ये भी हमारा मुकम्मल हो गया साइन थीटा वाला काम। अब हम टैन थीटा के लिए देखते हैं। वही सवाल है, देख लें, वही फिगर है। फिगर इसमें मेन चीज़ है। तो इस सवाल में हमने क्या किया है कि हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, फिगर को देखें गौर से। तो ये फिगर हमारे पास आ गई है सामने। अब यहाँ से अब देखें, तो अब हमें किसके लिए काम कर रहे हैं, टेंजेंट फंक्शन के लिए, यानी कि टैन थीटा के लिए। बाकी फिगर तो वो वही है कि लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन ओ। हेयर एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल ए से शुरू हो रहा है, यूँ कह लें ओ पर बन रहा है और ये पी की तरफ जा रहा है ना, दूसरा सेकेंड आर्म उसका जो है, इसलिए एंगल ए ओ पी थीटा ये क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है। और स्टैंडर्ड पोजीशन में होने का मतलब कि ओरिजिन के ऊपर बन रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन है और इनिशियल साइड यानी कि वो साइड जहाँ से एंगल शुरू हो रहा है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये एंगल थीटा क्या हो गया, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब क्योंकि हम टैन थीटा के लिए काम कर रहे हैं तो टैन थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये y
परपेंडिकुलर है, बेस यहाँ पर x है, तो इस फिगर से tan थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप देख लें, वही बातें लिखी हुई है। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन ओ सच दैट एंगल ए ओ पी इक्वल टू थीटा इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन। फ्रॉम फिगर वी नोट दैट tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये कि यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो y ओवर ज़ीरो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक, अब फिगर में आप देखें कि x ज़ीरो नहीं हो सकता। x अगर ज़ीरो हो तो कहाँ होगा, इधर y एक्सिस के ऊपर। x ज़ीरो होगा तो कहाँ होगा, इस y एक्सिस के ऊपर x ज़ीरो होगा ना। अब क्योंकि फिगर में से हम देख रहे हैं जो रिलेशन हमारे पास आया है उस रिलेशन के मुताबिक y ज़ीरो x ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है वो अपना y एक्सिस के ऊपर जो टर्मिनल आर्म है, जो कह रहे हैं फिगर की जो टर्मिनल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है ना OP, ये समझो मूव कर रहे हैं। इनिशियल साइड में तो मूव नहीं कर रहा होता, फिक्स हो गई। ये मूव करती हुई कल ऐसे इस अंदाज में मूव करेगी ना, लेकिन ये इस y एक्सिस के ऊपर के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकती। यानी कि क्या होगा, ये जो OY है ये इस OY के साथ मैच नहीं करेगी, यानी कि इसको ओवरलैप नहीं करेगी, इसको ऊपर नहीं आएगी। इसी तरह ये जो OY डैश है इधर भी नहीं आएगी। और यहाँ ना आने का मतलब क्या है कि ये जो टर्मिनल आर्म है एंगल की, ये y एक्सिस पर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y एक्सिस के ऊपर टर्मिनल आर्म आ जाए तो x ज़ीरो हो जाएगा, और x ज़ीरो होने का मतलब है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखें, टर्मिनल साइड OP शुड नॉट कोइंसाइड विद OY और OY डैश, दैट इज y एक्सिस। अब y एक्सिस के ऊपर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक है जी, y एक्सिस के ऊपर एंगल 90 का हो जाएगा। जैसे ये एंगल यहाँ से ये एंगल बन जाए, यहाँ आएगा तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है जी, π/2 कहते हैं 90 को। अब अगर ऐसे ये नेगेटिव इस साइड पर आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ये नेगेटिव π/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से। तो क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। इसी तरह ये मूव करके इधर आ जाए, 3π/2 हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ऐसे मूव करके आ जाए क्लॉकवाइज, तो ये -3π/2 हो जाएगा। तो हम नोट कर रहे हैं कि हमने वो वैल्यूज निकालनी है जो y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं ना। तो हमने बताया कि थीटा ±π/2 नहीं हो सकता, ±3π/2 नहीं हो सकता, ±5π/2 नहीं हो सकता। ये हमने बता दिया कि थीटा इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो x ज़ीरो हो जाएगा, और x ज़ीरो होने का मतलब है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसी चीज़ को जनरलाइज करके हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर पाई के साथ है 1, यहाँ पर फिर है 3, फिर है 5, तो यानी कि 1, 3, 5, 7 ये सारे क्या आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं। तो 8 नंबर को जनरल हम इस शेप में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें n का ताल्लुक कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर से ना। तो अब आप n की जगह का 0 ले लें, इस जगह n की जगह 0 लेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि b वाली चीज़ आ जाएगी। n की जगह 1 लेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। n की जगह 3 लेंगे या 2 ले लें, 2 × 2 4 + 1 5, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो इसी चीज़ को मतलब इस पूरे को जनरलाइज करके हम क्या लिख देते हैं, 2n + 1 × π/2। तो ये हमारे पास थीटा की वेरिएशन आ गई। अब जो डोमेन है, अब हमने देखा कि इनपुट वैल्यू जो है उसका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर में से है, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ वो हैं जो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते इनपुट के तौर पर। तो इसलिए हमने उनको
रियल नंबर में से निकाल दिया है। ये माइनस का साइन नजर आ रहा है, तो ये माइनस नहीं है, इसको हम डिफरेंस पढ़ते हैं वैसे, लेकिन आप लोग इसको माइनस पढ़ रहे होते हैं ना, ये होता है डिफरेंस, यानी कि आर में से हमने इन चीज़ों को निकालना है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू 5/2 n बिलोंग टू z। और जो आंसर आ रहा है, जो इनपुट के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए जो रेंज है tan थीटा की वो r के इक्वल हो गई। तो ये tan थीटा वाला काम भी हमारा हो गया। अब हम काट थीटा को टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है, तो फिगर आपके सामने है, वही है। अब इस फिगर में हम काट निकालेंगे, तो काट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो काट थीटा उसका उलट है, तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि x ओवर वाई। tan थीटा y ओवर x था, काट थीटा x ओवर y हो जाएगा। तो इसमें जब डिनोमिनेटर में y आएगा तो y जीरो नहीं हो सकता, तो y कहाँ जीरो होता है, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। y जीरो कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर। तो ये बात पहले हम देख लें। तो cos थीटा इक्वल टू x ओवर y एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। तो वजह वही है कि अगर y जीरो हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होने का मतलब ये है कि अब हम y को जीरो नहीं ले सकते। y जीरो कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब हम फिगर से देखें अगर, तो हमारे पास जो फिगर है, इस फिगर के मुताबिक क्या होगा कि ये जो टर्मिनल आर्म है OP, ये वाला, ये OP जो है, ये OP x एक्सिस के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ यानी कि इधर नहीं हो सकता, इसी तरह इधर भी नहीं हो सकता, यानी कि OX के ऊपर भी नहीं हो सकता और OX डैश के ऊपर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर नहीं हो सकता। तो x एक्सिस के ऊपर जो अगर OP इधर OX के ऊपर आ जाए तो थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी, सेम हो जाएंगी, इसलिए दोनों का मीन एंगल क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है जी। और अगर दूसरी तरफ चले जाएं, इस तरफ मूव करके इधर आ जाएं OX डैश पर, तो एंगल पाई बन जाएगा, यानी कि 180, ठीक है जी। ऐसे इधर आ जाएं तो एंगल 2 पाई हो जाएगा, मुकम्मल सर्कल बन गया ना, तो एंगल 2 पाई हो गया। इसी तरह 3 पाई हो जाएगा, फिर आएंगे 4 पाई हो जाएगा। तो ये इस तरह ये वो एंगल्स हैं जो यहाँ पर हम नहीं ले सकते। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि थीटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, प्लस माइनस पाई के इक्वल नहीं होगा, प्लस माइनस 2 पाई के इक्वल नहीं होगा, प्लस माइनस 3 पाई के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एंगल वो हैं जो x एक्सिस के ऊपर बनते हैं। और x एक्सिस के ऊपर क्योंकि कंडीशन के मुताबिक ये फंक्शन आ नहीं सकता, टर्मिनल साइड आ नहीं सकती है x एक्सिस के ऊपर, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा, थीटा इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को जनरल हम क्या लिख देते हैं, n पाई लिख देते हैं, ठीक है जी। तो n की जगह 0 ले लेंगे तो ये पहला वाला एंगल 0 बन जाएगा, n की जगह 1 ले लेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 ले लेंगे 2 पाई आ जाएगा, 3 ले लेंगे 3 पाई आ जाएगा। तो ये वही चीज़ बनती जा रही है। तो अब हमारे पास जो रेंज है और डोमेन है वो हम लिख सकते हैं ना। तो cos थीटा की डोमेन तमाम रियल नंबर, लेकिन उसमें से ये वाली वैल्यूज़ हम निकालनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि इन वैल्यूज़ को हम इनपुट के तौर पर नहीं ले सकते। अगर इन वैल्यूज़ को हम इनपुट के तौर पर लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जो रेंज है तो कोई भी रियल नंबर आ सकती है, हमने नोट किया है, तो इसलिए तो रेंज ऑफ cos थीटा क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। अब सीकेंट थीटा को हम देखते हैं, तो वही फिगर है। सीकेंट थीटा जो है क्या है, ये सीकेंट थीटा हमारे पास cos थीटा को उलट होता है ना, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस x है,
इस केस में हाइपोटेन्यूज 1 है, यानी कि cos थीटा हो गया x/1। सीकेंट थीटा इसका उलट है तो क्या हो जाएगा 1/x। तो बाकी चीज़ें तो वही सेम है, सीकेंट थीटा हो गया 1/x। अब यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता, तो x 0 ना होने का मतलब कि यहाँ पर y एक्सिस शामिल नहीं होगा ना, तो वो तमाम एंगल जो y एक्सिस के साथ बनेंगे, x एक्सिस, वो तमाम एंगल जो x एक्सिस y एक्सिस के साथ बनता है वो यहाँ पर इनपुट के तौर पर नहीं आ सकते। ठीक है जी, तो वही एंगल हम निकाल लेंगे। तो देख लें, π/2 का एंगल y एक्सिस के साथ बनता है, 3π/2 का एंगल y एक्सिस के साथ बनता है, 5π/2 का एंगल y एक्सिस के साथ बनता है। तो ये सारे एंगल हमने निकाल दिए और इसकी जनरल शेप क्या बनती है 2n+1 × π/2। ठीक है जी, ये हो गया cos थीटा के लिए हम काम कर रहे हैं, सॉरी सीकेंट थीटा के लिए। अब सीकेंट का उलट क्योंकि cos होता है तो cos थीटा की वेरिएशन हमें पता है ये है, हमने इससे क्या बनाना है सीकेंट बनाना है। तो अब आप देखें तो सीकेंट थीटा क्या होता है cos थीटा का उलट। अब ये जो मौजूद है इस cos थीटा को हमने क्या करना है 1/cos थीटा, तो रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अब जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं और फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा हमें, यानी कि उलटना पड़ेगा। अब अगर ऐसे लिखा हो कि 1/2 जो है ग्रेटर है 1/4 से, ठीक है जी, 1/2 जो है 1/4 से ग्रेटर है। और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि उलट जाएगा, ये उलट कर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो लेस हो गया 4 से, यानी कि ये वाला साइन जो है चेंज हो गया, पहले ग्रेटर का साइन था अब लेस का साइन हो गया। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिया है। तो मतलब क्या है कि ये रूल है कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो है वैल्यू, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर -1 इस जगह पर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि -1 जो है वो लेस है cos थीटा से। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा 1/cos थीटा से। ठीक है, इसी तरह cos थीटा लेस है 1 से, तो क्योंकि रेसिप्रोकल लिया है तो इस लेस की जगह क्या आ जाएगा ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो यही नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि -1 ग्रेटर है 1/cos थीटा से और 1/cos थीटा ग्रेटर है 1 से। अब 1/cos थीटा किसके बराबर है सीकेंट थीटा के। ठीक है जी, तो ये हमने लिख लिया। तो अब यहाँ से अब आप देखें कि सीकेंट थीटा जो है वो लेस है -1 से। ठीक है, उसी चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -1 ग्रेटर है सीकेंट थीटा से, तो हम कह सकते हैं सीकेंट थीटा लेस है -1 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीकेंट थीटा ग्रेटर है 1 से, तो हम कह सकते हैं सीकेंट थीटा 1 लेस है सीकेंट थीटा से। तो यहाँ पर यही चीज़ हमने दिखाई है। अब जो है बेटा जी, अब सीकेंट थीटा -1 से लेस है, तो अब ये एक लाइन आपको समझाने के लिए मैंने लगाई है, रियल नंबर्स की लाइन है। तो सीकेंट थीटा -1 से इक्वल है या लेस है, यहाँ पर ये -1 है। ठीक है, इससे लेस वाले, इसके लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर क्या होंगे -1 से लेस होंगे, यानी कि इस तरफ अगर हम मूव करना शुरू करें तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी -1 से लेस होंगी। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू इस हिस्से में मौजूद है, ये कर लें। उसके बाद दूसरी बात जो आपके सामने है कि वो सीकेंट थीटा यहाँ पर ग्रेटर है 1 से, ये 1 है या इक्वल है। ठीक है जी, अब इससे ग्रेटर वैल्यूज़ क्या होंगे इसके राइट साइड पर होंगे, इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये वाला हिस्सा, यानी कि ये यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ सकता है। ठीक है जी, सीकेंट थीटा इस हिस्से में मौजूद है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो -1 और 1 के दरमियान है वो शामिल नहीं है, उसके अलावा सारे रियल नंबर्स शामिल हैं। तो यही बात याद रखने वाली है ना इसमें।
तो इसको समझाने के लिए मैंने फिगर बनाई। तो अब आप देखें कि डोमेन जो है वो तो हमने निकाल ली थी, वही रियल नंबर्स हैं, और ये वाले रियल नंबर्स हमने उसमें से निकाल देने हैं। उसके बाद रेंज के लिए ये फिगर थी कि तमाम रियल नंबर हैं, लेकिन -1 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं उनको हमने निकालना है। ठीक है, फिर देख लें, ये फिगर हमें बता रही है कि -1 और 1 के दरमियान। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि इस जगह से हमें पता चल रहा है। ठीक, बाकी हिस्सा, बाकी रियल नंबर शामिल हैं, यानी कि जो आंसर्स आएंगे -1 और 1 के दरमियान नहीं होंगे, बल्कि बाकी रियल नंबर में से होंगे। इसलिए जो रेंज है वो बाकी नंबर होगी ना, तो हमने वो लिख दिया, रेंज और डोमेन लिख लिया। तो ये थोड़ी सी नई बात थी। अब इसका लास्ट प्रूफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कोसेकेंट फंक्शन। कोसेकेंट फंक्शन क्या होता है? 1/sin। तो साइन का फिगर वही है, देख लें। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि y/1। लेकिन कोसेकेंट क्योंकि स्कॉलर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। तो 1/y कोसेकेंट थीटा लिखा हुआ है। अब y जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और y 0 हो तो क्या मतलब है? कहाँ पर आ जाएंगे हम? x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहे हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। अब x एक्सिस के साथ पहला एंगल जो बनता है 0 का बनता है, फिर पाई का बनता है, फिर 2 पाई का बनता है, फिर 3 पाई का बनता है। ये सारे एंगल्स हैं जो x एक्सिस के साथ बनते हैं। इनकी जनरल शेप लिख दिया n पाई। अब क्योंकि कोसेकेंट है चाहिए हमें, तो साइन थीटा से निकालेंगे ना, तो साइन थीटा की वेरिएशन है ये। अब साइन का मतलब, कोसेकेंट का मतलब है 1/sin, तो इसका मतलब है हमें इस जगह से क्या चाहिए? 1/sin चाहिए। तो हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा? छोटी चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो -1 लेस था साइन थीटा से, -1 ग्रेटर हो गया 1/sin थीटा से। इसी तरह साइन थीटा लेस था 1 से, तो 1/sin थीटा ग्रेटर हो जाएगा 1 से, और 1/sin थीटा का मतलब कोसेकेंट थीटा है। ठीक है जी। तो अब इसको हमने यहाँ देखें, -1 ग्रेटर है कोसेकेंट थीटा से, तो हम कह सकते हैं कोसेकेंट थीटा लेस है -1 से। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, कोसेकेंट थीटा लेस है -1 से। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कोसेकेंट थीटा ग्रेटर है 1 से, तो इसको हम कह सकते हैं 1 लेस है कोसेकेंट थीटा से। तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है। अब फिगर में जिस तरह पिछले वाले में हमने किया था वही काम है यहाँ पर। तो कोसेकेंट थीटा की जो वैल्यू है -1 के इक्वल है या उससे लेस है। तो ये -1 है, रियल नंबर दिखाई गई है, और ये वाली वैल्यूज़ सारी लेस वैल्यूज़ जो -1 से वो लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं। तो ये हो गया। इसी तरीके से ग्रेटर वैल्यूज़ 1 से इस तरफ मौजूद हैं। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे आंसर्स में शामिल नहीं होंगे ना। तो इसलिए डोमेन तो हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x = n पाई। ठीक है, इस तरह कोसेकेंट भी आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इन ओपन इंटरवल -1 to 1। अब तक जो हमने काम किया है उसकी समरी आपके सामने है। इस टेबल में तमाम फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस मौजूद हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखें, इनको याद करें। इसमें जो नई चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये वाला, ये सेट ऑफ रियल नंबर को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर कहने की बजाय हम ये चीज़ भी कह सकते हैं। बाकी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, इनको अच्छी तरह याद करें। बस इसका फ़ायदा आपको ये है कि आपके सामने ये चीज़ आ गई है, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें कैसे आई हैं। इससे पहले आप पूछते रहते हैं कि ये डोमेन कैसे आ गई या रेंज कैसे आ गई। तो ये आज आपने देख लिया है कि डोमेन और रेंज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे आती हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार करें और याद करें, ताकि इम्तिहान में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।